तो जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हो? अच्छे होगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छे तरीके से कर रहे होगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस शानदार क्लास में स्वागत है, जिसमें हम सभी लोग क्लास 12th की फिजिक्स में पहले चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की चर्चा करने वाले हैं। 15 चैप्टर हैं टोटल, और अगर 15 चैप्टर में हम लोग 1000 ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकें तो 70 में 70 ऑब्जेक्टिव को हम लोग कर सकते हैं। हालांकि करने वहां पर आपको 35 ही होंगे, तो क्यों ना 35 नंबर बिल्कुल श्योर कर लिए जाएं। बात रही सब्जेक्टिव की, तो वैसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा कि 35 नंबर सब्जेक्टिव भी आपकी झोली में होंगे। अर्थात कुल मिलाकर के बात करें तो हमारा उद्देश्य है आपके 100 में 100 मार्क आने चाहिए, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने में जो मेरा सहयोग बन सकता है उसको निभाने में पूरी कोशिश करूंगा। मत कर निराशा की बातें, जीवन सबल की आशा है, बस कर्तव्य कर्म करते जाओ, यही जीवन की परिभाषा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस शानदार क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे सभी शेर शरणियों का स्वागत है, सभी महान छात्र छात्राओं का स्वागत है, बच्चा पार्टी का स्वागत है। तो क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से आप सभी लोग का काम क्या है, आज आप अपनी कॉपी पे 1 2 3 4 5 7 ऐसे करके 70 तक लिख लीजिए, और नहीं तो मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा, और फिर आप देखिएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। क्योंकि ये अब रिवीजन की क्लासेस शुरू हो गई, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। आपकी प्रकाश की ऑप्टिक्स अभी पढ़ाया जा रहा है सेकंड पेपर में एप्लीकेशन के भीतर, और ये क्लासेस हमेशा चलती रहती हैं, क्योंकि हम रिवीजन पे भी पूरा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि रिवीजन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो जब पत्थर में बार बार रस्सी जो कि रेशम की बनी है उस पे चलने से पत्थर में निशान पड़ जाता है, तो फिर हम तो एक इंसान है। अगर बार बार किसी चीज को पढ़ेंगे तो वो दिमाग पे तो बैठ ही जाना है, अर्थात एग्जाम हॉल में फिर परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त होगा। तो नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल, गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड लव यू सो मच। ठीक है, चलिए तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो तैयार हो मेरे साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? पहला क्वेश्चन एकदम गर्मा गर्म आपके सामने आने वाला है, तो जल्दी से कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही शानदार रहने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। 2022 में प्रश्न पूछा भी हुआ है, और ये प्रश्न आप लोग पहले भी कहीं ना कहीं कर ही चुके हो किसी न किसी क्लास में। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मर्ज करके आपके ये 70 ऑब्जेक्टिव बना दिए गए हैं, बट आपने कहीं ना कहीं किसी किसी क्लास में पढ़े हैं। तो एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, जल्दी से बताइए। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं, E बराबर F अपान में Q0, सभी बच्चे पढ़े हैं, इतना जानते हैं, है ना। एकांक कूलाम का धन परीक्षण आवेश किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर जितने विद्युत बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ऐसे अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में परिभाषा लिख देनी है, E बराबर F अपान में Q। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। बी फॉर भाभी जी घर पर हैं। ठीक है, तो जल्दी से पहला क्वेश्चन अभी हुआ है, जल्दी से क्वेश्चन इस लाइव सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप सभी का प्यार और सपोर्ट होगा मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? तो बच्चा पार्टी इसका जवाब दीजिए। जी हाँ, एक का बी ऑप्शन बिल्कुल सही दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? मतलब प्यारे बच्चों, कोई ये पृष्ठ है और इस पे ढेर सारा आवेश फैला हुआ है, झम 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 झमाझम, ये बहुत सारा आवेश फैला हुआ है। तो हम इसके आवेश वितरण के कारण इसका हम घनत्व बताएंगे, वो भी एक पृष्ठ है, 2D डायग्राम जैसा है, तो इसलिए इसका आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है, जिसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान में A होता है। यस और नो? अगर यहीं पर कोई एक रेखीय चालक होता और उस पर आवेश अनंत लंबाई का आवेश है, उस पर आवेश फैला हुआ है, तो उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू Q अपान में L होता है। यहीं पर कोई 3D डायग्राम होता, जैसे गोला, घन, घनाभ, तब उसमें चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो, चार्ज पूरे उसमें फैला हो, तब उसके लिए क्या आयतन आवेश घनत्व इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए रो इस्तेमाल करते हैं। रो इज इक्वल टू Q अपान में
भी इस्तेमाल करते हैं। यस और नो? जवाब सभी होगा यस सर। और इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान में कौन वाला है? हे बाबू, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उड़ा दीजिए ए ए ए। अभी तक के जवाब आप सभी के शानदार रहे हो, मुझे पता है। इसी प्रकार अगर एग्जाम में आया ना तो बिल्कुल फोड़ के आओगे, एग्जाम में खुशी खुशी बाहर एग्जाम हॉल के निकलोगे। और फिर मुझे याद जरूर कर लेना, एक बार याद कर लेना, हम आपके पास वही मौजूद होंगे। ठीक है, हम मैग्नेटिक वेव के रूप में चलने लगे हैं इन दिनों। ठीक है, आपके पास पहुंच जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए कौन सा कथन इसमें सत्य है? कौन सा ऑप्शन सही है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये सभी को याद है। उसके आगे 2 डिजिट तक 602, तो -19 किसमें दिख रहा है? ये दिख रहा है, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हुए? अच्छा, ये भी बताना जरूरी है ना। ये पहला क्वेश्चन था, फिर ये दूसरा क्वेश्चन था, फिर ये तीसरा क्वेश्चन था। अब आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है 2022? अच्छा, एक बात बताओ, अभी इसमें एक दो कुछ कठिन क्वेश्चन भी होंगे, कुछ सरल भी क्वेश्चन होंगे। आप कौन सा प्रश्न बनाओगे एग्जाम में? क्योंकि आपको 3 घंटे में पूरा पेपर करना है, तो आप 70 में वही ऑब्जेक्टिव बनाओगे, 70 में 35 वही ऑब्जेक्टिव बनाओगे जिनमें कम समय लगेगा। तो इस प्रश्न को तुरंत देखते ही गोला काला कर देना, एकदम गोलिया देना, ऐसे 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 गोल गोल घुमा देना। ठीक है, एक ही बार में ये चीज। चलो, तो इसको बताओ, विद्युत तीव्रता का सही मात्रक E बराबर F अपान में Q। F का मतलब इसका मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, Q आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात की विद्युतशीलता कौन सी होगी? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। हमारे दोनों, ये दोनों कौन टिक कर रहा है? राकेश कुमार जी। और 4 का बी मुकेश, राकेश, सुमन, कोमल, अमन, उपेंद्र, सुधीर। इतनी जल्दी जल्दी मैसेज कमेंट स्क्रॉल हो रहे हैं कि समझ में नहीं आ पाता है भाई, नाम ही नहीं पढ़ पाता हूं। ठीक है, चलिए इसको हाँ, आदित्य चौधरी जी, जी बिल्कुल, नंदिनी जी, रिमझिम जी, अनामिका जी, डॉक्टर शिवम जी, सूरज जी, नवनीत राय जी, ओके, प्रिंस शाह, मनोज, आशीष, रूही, नंदनी। चलो सभी लोग, भाई 900 के ऊपर बच्चे देख रहे हैं और 550 भी लाइक नहीं है। ये कहाँ का रूल है? ये किस जगह का रूल है? कहीं पर किसी जगह पर लिखा है कि ऐसे लोग देखते रहिए तो लाइक का बटन नहीं दबाइएगा, नहीं तो गुनाह हो जाएगा। जल्दी से लाइक करिए और अपनी अटेंडेंस को फिक्स कीजिए। ठीक है, अपनी अटेंडेंस को कंफर्म कर दीजिए कि हम भी आए थे आपके दरबार पर। चलिए, और क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं इसको। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10 की घात में -12। देखो यहां पर मात्रक एफ और अपान में मीटर, तो एफ का मतलब फोर्स नहीं है, क्योंकि मात्रक बल का कभी एफ में नहीं लिखा जाता, न्यूटन में एन लिखा जाता है। ये है प्यारे बच्चों, एफ किसके लिए डिनोट किया जाता है? फैरड के लिए। किसके लिए? फैरड के लिए। तो इसका मात्रक होता है फैरड प्रति मीटर, जो कि मैंने मात्रक को निकालना बता रखा है धारिता के सूत्र से। तो यहां पर 8.85 × 10 की घात -12 किसमें दिख रहा है? पहले ऑप्शन भैया सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ए फॉर आनंद सर है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन वहां आपके सामने आ गवा है, कहा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? Q क्या P = Q × 2L। एक एक बच्चे को पता है कि ये सूत्र सर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ही है। ठीक है, क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? द्विध्रुव होता है 2 चार्ज से मिलकर के बनता है। 2 आवेश एक दूसरे से बहुत ही क्लोज रखे हों, बहुत ही अल्प दूरी पर रखे जाएं। अल्प दूरी से बढ़िया क्या इस्तेमाल करो? बहुत क्लोज रखे हो। क्यों दूरी बढ़ा रहे हो? दूरी बढ़ाना अच्छा लगता है क्या? और इनके बीच की दूरी बहुत कम है। ठीक है, तो अगर बहुत दो आवेश समान परिमाण के हों किंतु विपरीत प्रकृति के, बहुत क्लोज रखे जाएं, तो ऐसा बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। किसी एक आवेश के परिमाण, क्योंकि समान परिमाण के, तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी दिशा किधर होती है? भाई देखो, एक प्रश्न में कई प्रश्न बना लो। एक तो आपका ये सूत्र हो गया, इसकी दिशा किधर होती है? तो ऋणावेश से धनावेश की
और इसकी दिशा होती किसकी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की P की। अगर इसी में पूछ ले विद्युत द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र की दिशा, घुमा के प्रश्न बना सकता है, तो आप उसको बताओगे विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। यस और नो? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। इसमें क्या C का, इसका आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम C, और 2l दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो cm। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है भाई? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 4 था, ये 5 था, 6 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है, 2021 और 22। ठीक है, दोनों बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। 7वां नंबर प्रश्न है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या है? कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या है? जल्दी से जवाब देंगे भाई। वेक्टर F इक्वल टू, इसको बताना है, वेक्टर F इक्वल टू बताना है। अच्छा एक बात ध्यान दो, अगर आपको वेक्टर F बताना है तो F का वैल्यू तो पता ही है सबको, है ना? K Q1 Q2 अपान में R²। यस और नो? जवाब आता है यस सर। अगर Q1 Q2 अपान में R² है तो यहां पर R क्या है? 2 आवेशों के बीच की दूरी है। R क्या है? 2 आवेशों के बीच की दूरी, Q1 Q2, 2 आवेश एक दूसरे से R दूरी पर रखे हों तो इनके बीच लगने वाला कूलाम बल, वैद्युत बल ये होता है। K की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0। अच्छा, Q1 Q2 अपान में R²। ये अभी अदिश रूप में है, इसको सदिश रूप में बनाने के लिए यहां पर n कैप लिखा होता है। n कैप मतलब एकांक सदिश, n कैप का मतलब यहां पर r कैप से होता है। r कैप स्थिर सदिश के रूप में बताया जाता है। एकांक सदिश का काम ही होता है केवल दिशा बताना। एकांक सदिश का केवल काम ही दिशा बताना। कौन एकांक सदिश की परिभाषा रटे हुए? अगर कोई बच्चा अभी तक आप एकांक सदिश को रटे हुए तो ये जान लो कि सर एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका काम केवल दिशा बताने में होता है। किसका? मान लो एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, जान लो बहुत ही इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा उपयोग होता है, मैं बता रहा हूं। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ये n कैप, r कैप, किसी जो भी सदिश यूज हुआ होगा उसके स्थिर सदिश के साथ ऊपर कैप लगा होता है, इसको कैप बोलते हैं। ठीक, वेक्टर ये है। और अगर अदिश रूप में लिखा होगा तो वेक्टर नहीं लगा होगा, वही अदिश राशियां। बहुत ढेरों अदिश राशियां हैं, ढेरों सदिश राशियां हैं। तो हम ट्रिक के रूप में, कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं है कि ट्रिक के रूप में याद रख लेंगे। 11th और 12th में पूरा कंपलसरी आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी अदिश राशि, कौन से सदिश राशि। एकांक सदिश का कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे प्यारे बच्चों, आप पटना से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सर? नेपाल जा रहे हैं। घूम लेते हैं ना, रोहतास घूमते हैं। अच्छा, हमने तो घूमा नहीं है लेकिन आप लोगों के साथ घूम लेता हूं। मान लो एकांक सदिश का कॉन्सेप्ट बताता हूं। आप प्यारे बच्चों पटना से जा रहे हैं, कहां पर? नेपाल। कहां जा रहे हैं? नेपाल। और नेपाल के लिए लिखा होगा कि डिस्टेंस जो है भाई, ऐसे बड़ा सा बोर्ड पटना में लगा हुआ है कि ये इस प्रकार का डायरेक्शन ऐसे बना होगा एरो के साथ में, ठीक है, इस प्रकार से। और लिखा होगा ये भैया इधर सीधे जाना और फिर बाएं मुड़ जाना, दाएं मुड़ जाना, और लिखा होगा 750 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है? ये विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी लिखी है एंड डायरेक्शन भी लिखा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पटना से नेपाल वाली रोड में कूदे, आए झमझमाती कार से और चले, फिर आया सावन झूम के तेज रफ्तार में गाड़ी से, तो हुआ क्या? तेज रफ्तार से नहीं चलना चाहिए, दुर्घटना से देर भली। जैसे ही हम चले रोड पर तो होता यह है कि रास्ते में कई जगह ऐसे टर्न मिला है, ओवरब्रिज बना हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ प्यारे साथियों एरो बना होता है। सिर्फ और सिर्फ ओवरब्रिज है तो ऐसे बना होगा भैया ऊपर जाइए। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज यूनिट वेक्टर। ये है एकांक सदिश। इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। एकांक सदिश का यूज ही होता है केवल दिशा बताने में। भाई जाना तो रोड में बहुत दूर तक है, लेकिन उस दूरी में एक छोटू सा पार्ट में केवल डायरेक्शन बताई जा रही, भैया आगे जाके मुड़ जाना, मोड़ है नहीं तो आगे जाके कूद जाओगे, खाई में गिर जाओगे। समझ में आया? तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ने रटने से ज्यादा समझने व ज्ञान पर अपने बुद्धि को बढ़ाने पे ध्यान देना, फोकस दो हमेशा। ठीक है, एक बार हो सकता है आप टॉपर ना बने, हो सकता है, होता है। बहुत मेहनत करने वाले बच्चे टॉपर लिस्ट में नहीं आते, राइटिंग खराब है, कुछ भी, स्वास्थ्य खराब हो गया,
बहुत सारी दिक्कतें होती है, लेकिन उनके ज्ञान की माप जो होती है ना कहीं सिलेक्शन के बाद होती है, किसी न किसी जगह पर काम करने से होती है। जरूरी नहीं गवर्नमेंट करो, प्राइवेट करो, किसी भी अपना कुछ भी करिए, लेकिन उस प्रोफेशन को इतना बेहतरीन तरीके से करिए कि सबसे बेहतर आप हो, आपसे बेहतर कोई हो ना। ठीक है, आपसे बेहतर कोई। सर इसका सदिश रूप बताइए, ऑब्जेक्टिव को जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। आप भी ना बहुत बात करने लगते हैं बीच बीच में, है ना, नहीं समझा रहे हैं भाई, एक एक बात समझाने पे ही हो रही है। तो इसका ये आर कैप है, और आर कैप को जान लीजिए, कोई भी एकांक सदिश होता है, कोई भी एकांक सदिश होता है तो उसका मतलब, जैसे आर कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है वेक्टर आर बटे आर, मॉड ऑफ आर। ठीक है, मतलब इसका मॉड लोगे तो केवल आर बचेगा, ये होता है एकांक सदिश, वेक्टर आर बटे आर। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, वेक्टर आर बटे आर, यस और नो। इस जगह पे हम लोग लिखेंगे वेक्टर आर बटे, इसको काहे लिए साफ कर रहे हैं सर, यहां पर बता देते हैं। वेक्टर एफ बराबर क्या होगा, के Q1 Q2 बटे में, ये आर स्क्वायर है, लेकिन आर कैप की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर आर बटे आर, तो ये आर क्यूब बन जाएगा और ऊपर आ जाएगा वेक्टर आर। ऐसा कहीं पर क्या ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन दिख रहा है भैया, वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की ही वैल्यू होती है, Q1 Q2 अपान में आर क्यूब, ये मॉड लग गया, देखो वेक्टर आर का क्यूब मतलब मॉड का क्यूब, इसमें भैया ऐसे मॉड लगा दो। रुको भैया, रुको 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 रुको, ये वेक्टर लगा के लिखो लेकिन मॉड लगा दो तो वही होता है मॉड ऑफ आर, आर केवल होता है, इसी का क्यूब हो गया। क्यों, क्योंकि आर कैप की जगह वेक्टर आर बटे आर लिखे थे। पहला ही ऑप्शन सही है बाबू, पहला ही ऑप्शन सही। ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। 1000 के ऊपर बच्चे देख रहे हैं, ये बिहार के बच्चों का प्यार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कूलाम का प्रमेय है, जल्दी से बताओ बाबू, कूलाम का प्रमेय, डी ऑप्शन। कहां आप टाइपराइटर महोदय जी गलती कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, इधर जाएंगे। कूलाम का प्रमेय है 2022 में पूछा गया, मतलब कूलाम के प्रमेय इसमें किस आधार पर आप व्यक्त करेंगे। तो देखो, एक हम लोगों ने प्लेट के कारण, ठीक है, कोई दो प्लेट, इसके दो पृष्ठ हैं, इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, तो E बराबर सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट आया था। तो पृष्ठ जोड़ते हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन, तो सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। इसी जगह से कूलाम के प्रमेय को सत्यापित किया गया, तो सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, ए ऑप्शन इसका सही होगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक धनावेशित क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये 2022 में पूछा गया। अच्छा, ई कौन सा था, 7 था, ई 8वां था, ये 9वां था, थोड़ा जल्दी भागिए सर, नहीं तो लेट हो जाएगा बच्चों का ना। चलो कोई बात नहीं। एक धनावेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है, वस्तु होनी चाहिए, मतलब कोई ये धनावेशित वस्तु को क्या करती, एक धनावेशित कांच की छड़, ये धनावेशित कांच की छड़ है, कांच की छड़ है, किसी वस्तु को आकर्षित करती है, ये वस्तु है, तो ये वस्तु कैसी होनी चाहिए, इसको अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती, क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। देखो, जब आप फिगर बना के सवाल लगाते हो ना तो बहुत जल्दी लगता है, बहुत जल्दी आपके मन में एक फिल्म जैसी बन जाती है, एक स्टोरी बन जाती है, और जब कोई सामने फिल्म चल रही हो ना तो उसे समझना आसान होता है। ये एक छड़ है, धनावेशित छड़ है, इसके सामने कोई वस्तु रखी है, इसको ये आकर्षित कर रहा है। आकर्षित कब करता है, अब कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, कब आकर्षित करता है, जब ये ऋणावेशित हो, जब ये क्या हो, जब इस पे निगेटिव चार्ज हो। अच्छा, एक और हो सकता है, या तो एकदम अनावेशित वस्तु हो, अर्थात इस पर कोई आवेश ना हो, लेकिन जैसे इसके समीप रखेंगे ना तो प्रेरण के कारण इसके अंदर का शैतान जाग जाएगा। शैतान भी जाग सकता है, भगवान भी जाग सकता है। अब नियति पर बात आ जाती है ना। जैसे आप किसी अच्छे बच्चे के पास बैठिए, अच्छा बच्चा बहुत तगड़ा से लिख रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, पढ़ने में दिमाग लगा रहा है, तो आपका भी दिमाग पढ़ने में, हाँ भाई हम भी कल रात में इससे बढ़िया करके आएंगे, इसके देखना कल हम बताते हैं सर जी को, बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करेंगे। और वहीं किसी दुर्व्यसन वाले बच्चे के साथ बैठ रहे हैं, वो अगले दिन कोई दुर्व्यसन कर रहा है, तो आप भी बैठ के भैया हम भी कल है, थोड़ा सा ज्यादा लाना यार, हम भी थोड़ा बहुत अब अच्छे उसमें आना चाहते हैं आपके साथ, तो ये होता है। तो अनावेशित है, कोई आवेश नहीं है, एक तो ऋणावेशित को अपनी ओर खींचेगा, एक हो सकती है अनावेशित वस्तु, तो उसके अंदर का शैतान जागेगा, क्योंकि ये धनावेशित है ना, वो अपने आप ऋणावेश इस पृष्ठ में आने लगेगा। अर्थात या तो ऋणावेशित हो या अनावेशित वस्तु हो, तो दोनों को ही धनावेशित वस्तु खींच सकता है, क्योंकि अनावेशित वस्तु में ही ना प्रेरण के कारण, कैसी घटना के कारण,
प्रेरण के कारण अपने आप इसका ऋणावेश इस पृष्ठ में आने लगेगा और उसको आकर्षित करेगा। चलिए, ये कौन सा नंबर था क्वेश्चन? 9वां नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनावेशित वस्तु रखता है, क्या रखता है? धनावेशित वस्तु अधिक इलेक्ट्रॉन रखता है? नहीं, कम इलेक्ट्रॉन रखता है, तभी तो ये 10वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है, कम इलेक्ट्रॉन रखता है तभी धनावेशित है, इतना सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बताइए जल्दी से कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? रिमोट ले लेता हूं तो जल्दी से सवाल सॉल्व होंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो 9 × 10 की घात 9। कौन बच्चा पार्टी बोल रहा है? किसी की आवाज मुझे यहां तक सुनाई दी है, जरा जोर से बोलिए फिर से, क्या बोले? 9 × 10 की घात 9। अच्छा, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका 9 × 10 की घात 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। इसे स्मॉल के से भी हम लोग डिनोट कर देते हैं फार्मूले में ना। ये 11वां नंबर प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ये है कि किसी प्लास्टिक छड़ को फर के साथ तथा कांच को छड़ को रेशम से रगड़कर पास रखते हैं, तब प्लास्टिक की छड़ को इसके साथ, फर के साथ, रबर के साथ होगा। ठीक है, यहां पर रबर होगा, रबर के साथ तथा कांच छड़ को रेशम के साथ रगड़कर पास रखते हैं तो क्या होता है? दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या दोनों एक साथ मिल जाते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसको बता दीजिए। ठीक है, क्या इसका मैंने फिगर बना के बताया था, दोनों कांच की छड़ पास पास लटकाई जाती हैं, तो इसको बताया था। एक में क्या आ जाता है? एक में क्या आ जाता है? धनावेश। जैसे ही छड़ को रबड़ के साथ रगड़ा जाएगा और जैसे ही कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा जाएगा तो एक में आ जाएगा ऋणावेश। अर्थात धनावेश और ऋणावेश छड़ आएंगे तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। ये नंबर था 12वां नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर, यदि एक पिंड पर 1 कूलाम आवेश रखता है तो पिंड ने कितना इलेक्ट्रॉन क्षय किया है? बताओ। 1 कूलाम आवेश है, इस पर चर्चा करिए जल्दी से। Q बराबर 1 कूलाम, कह रहे हैं कितना इलेक्ट्रॉन क्षय हुआ, है ना? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10 की घात में -19 कूलाम। Q बराबर Ne वाले सूत्र से लगाओ आवेश के क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में समझाया गया था आवेश का क्वांटीकरण। तो यहां से N बराबर क्या निकालोगे? Q/E। Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलाम है बाबू। ठीक है, 1 कूलाम है, तो 1 बटे आवेश की इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 की घात में -19। ये कितना बनेगा? -19 ऊपर जाएगा तो 1 × 10 की घात में +19 बन जाएगा बटे 1.6। ये 10 की घात 19 थोड़ा सा ज्यादा अमीर आदमी है, इससे कहेगा भैया हमको थोड़ा सा 1 0 दे दो क्योंकि हमको कुछ काम है, जरूरी काम है, तो इसने 1 0 दे दिया। तो भैया n बराबर क्या मिला? 10 × 10 की घात में 18 बना, बटे में कितना है? 1.6 है। अरे भैया ठीक है, ये दशमलव हटावा 1 0 लगावा, क्या बना? 100 बटे 16 × 10 की घात में 18। काटो काटो काटो, काहे बगल वाले को काहे काट रहा है? मैं इसको काटने की बात कर रहा हूँ। 16 छके 96 दशमलव 0 बढ़ाइए भाई 96। 100 में 96 घटा 4 बचा, 4 में दशमलव लगा के 0 40 बन गया, तो 16 दूना 32 हुआ, फिर 8 बचा, फिर दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ाएंगे 80 बन जाएगा, 16 5 80। तो n बराबर 6 दशमलव, ये बनेगा n = 6.25 × 10 की घात में 18। संख्या के मात्रक काहे लिख रहे हो? 6.25 × 10 की घात 18। सी ऑप्शन हुआ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 था, ये 14वां नंबर प्रश्न है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए कि कोई पिंड न्यूनतम आवेश कितना रख सकता है? कोई पिंड न्यूनतम कितना आवेश रख सकता है? मैंने यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में सिखाया जाता है कि Q = Ne। इसमें क्या सिखाया जाता है कि N = ±0 1 2 3 4, सभी प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं ना, दोनों वैल्यू, पूर्णांक वैल्यू सभी होती है, 0 भी हो रह सकता है। तो E बराबर सबसे न्यूनतम आवेश 1.6 × 10 की घात -19 आवेश है। आवेश की जब बात होगी तो न्यूनतम इतना ही रह सकता है। अब 0 तो होता है लेकिन उसका मतलब है आवेश नहीं, लेकिन न्यूनतम कितना? तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। नेक्स्ट, गॉस का नियम
गॉस का नियम है Q बराबर किसी बंद से पृष्ठ से कुल आवेश है फाई इज इक्वल टू Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। सभी को ये चीज तो पता ही है ना। अच्छा ये कितना था 14 नंबर, ये 15वां नंबर है। गॉस का नियम है फाई इज इक्वल टू Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सभी को पता है फाई इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्यारे बच्चों। फाई इज इक्वल टू Q अपान में एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? गॉस का नियम, मुख से जल्दी से पूरी भाषा निकल जाए। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में निर्वात में स्थित किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर, हाँ बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन गुना होता है। फिर से बोले, निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ की सतह से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन गुना होता है। ऐसे ही याद रखना है, बोल जाओ जब ऑब्जेक्टिव ना अपने मुंह से बोल जाओ। 15 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां नंबर, जल्दी से जवाब दो भाई। अरे भैया भैया, हाँ 16 नंबर, गॉसियन सतह से निकलने वाला फ्लक्स सतह के आकार से, बताओ गॉसियन सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स सतह के आकार से। मान लो ये कोई सतह है और इससे फ्लक्स गुजर रहे हैं, फ्लक्स मतलब विद्युत बल रेखाएं, भाई भूलो मत, ठीक है, भूलना नहीं। विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं तो स्वतंत्र होती है, समानुपाती नहीं, बल रेखाएं बिल्कुल स्वतंत्र, उन्हें कोई बांधने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन वह सॉल्व करिए जरा। ये 17वां नंबर प्रश्न है कि क्यों किसी आवेशित अनंत लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपसे पूछ रहा हूं ये मैं प्रश्न, एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है और इसमें बहुत सारा आवेश फैला हुआ है। जब बहुत सारा आवेश है तो आवेश को हम गिन नहीं सकते, माप नहीं सकते, तो इसको क्या लैम्डा से, लैम्डा मतलब ये क्या हुआ सर? ये रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व बाबू, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसे बोलते हैं। और इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होगा अगर r दूरी पर होगा? इस बिंदु P पर निकालिए तो बेलन की कल्पना की गई थी, दो पृष्ठों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाता है, एक पृष्ठ से निकालते। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट था। 1 अपान में 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान में r कहां दिख रहा है भैया? यही ऑप्शन वह बिल्कुल सही है। कैसे निकाला गया था? E इज इक्वल टू 1 अपान में 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान में r। याद रखिएगा मात्रक क्या रहेगा? न्यूटन प्रति कूलम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है ये, जल्दी से बताओ। अरे भैया छिप जाएगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 18वां नंबर प्रश्न, किसी पतले सीट पर जिसका पृष्ठ घनत्व इतना है, बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र होगा सीट से 5 मिलीमीटर की दूरी पर है। गजब प्रश्न है भैया, ये तो गजब है प्रश्न है, कैसे हल करेंगे? देखो, किसी पतले सीट पर जिसका पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है? 2 गुणे 10 की घात में 17 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका सूत्र जानते हो ना, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान में A। इस टोटल की वैल्यू ये दी गई है। हमसे पूछ रहे हैं कि इस पतली सीट पर जो पूरा टोटल चार्ज फैला हुआ है और उस चार्ज का चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा इज इक्वल टू इतना है। इससे r दूरी पर बिंदु P पर निकालना है। अच्छा इसका बताओ वैल्यू कितना आया था? वैल्यू आया था सिग्मा इज इक्वल टू 2 अपान में, सॉरी E इज इक्वल टू सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आया था वैल्यू। सिग्मा की वैल्यू दी गई है 5 मिलीमीटर की दूरी पर होगा। 5 मिलीमीटर का यूज ही नहीं है बाबू, इसको हल करना है, बस इसको हल करना है। क्या? तो E इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 2 गुणे 10 की घात में 17 बटे में 2, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणे 10 की घात में -12। बोलो यस और नो, इसको हल कर पाओगे अपने मन से? बताइए जल्दी से, अपने मन से हल कर लोगे? अपने मन से हल। 18 का बी ऑप्शन बच्चे टिक कर रहे हैं। 1.12 गुणे 10 की घात 28। पहले हल किया हो तो जवाब जरूर दे दोगे जल्दी से। भैया 2 से 2 मरा, ये -12 है, उधर जाएगा तो कितना बनेगा? हाँ आवाज नहीं निकल रही ना। 1 लिखे गुणे ये 10 की घात 17 है, 10 की घात 17 लिखे, ये 10 की घात -12 ऊपर गया, -12 ऊपर गए तो प्लस के 12 बने, प्लस का 12 लिखे बटे में 8.85, 8.85, दशमलव हटावा 2 जीरो लगावा, 885 बना। 17 12 कितना बनेगा?
29, जोर से बोलो 29। 29 में एक ही घात रखेंगे, ई बराबर 10 की घात 29 होगा, लेकिन 1000 लिखेंगे गुणे 10 की घात 28 बनाएंगे बटे में 885। अब भाग दीजिए जरा, काटा काटा जल्दी से। हाँ 885 कम 885, एक बार गया दशमलव लगाया 885, 15 बचे। और क्या आपको भाग नहीं आता क्या? घटाइए 1000 में 885 घटाइए 115 बचे, 115.0 बढ़ाए तो 115 बचे, 1150 होगा। फिर भी वही 850 एक ही बार जाएगा, एक बार। फिर लगभग 800 के करीब वैल्यू बचेगी, दशमलव लगाएंगे तो 850 से लगभग ज्यादा चला जाएगा, मतलब 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, 6 से अधिक ही बार जाएगा। तो ये 1.12 करके कुछ हम लिख सकते हैं गुणे 10 की घात 28। तो हमको लगता है बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही जवाब इसका होगा। सभी बच्चों का सही जवाब है। मैं इस बार राष्ट्रपति जी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी बच्चों को अपने सम्मान जो लिया जाता है ना, उनका राष्ट्रपति पुरस्कार, उससे आपको सम्मानित करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन वह आपके सामने है। विद्युत फ्लक्स घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं? इसको जल्दी से जवाब बता दीजिए। विद्युत फ्लक्स घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। हाँ 19 का बी ऑप्शन, परावैद्युत स्थिरांक कहा जाता है। परावैद्युत स्थिरांक कहा जाता है के बराबर एप्सिलॉन, आर बराबर एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो परा विद्युत फ्लक्स घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओहो हम कहां पर पहुंच गए भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहा जाता है? एप्सिलॉन नॉट y इक्वल टू ई ए। जल्दी से बताओ भैया, बी ऑप्शन परावैद्युत स्थिरांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी लावाना। इसको जल्दी से बनाइए। हाँ, यदि किसी पिंड पर 100 नैनो कूलाम है, मतलब Q बराबर है 100 नैनो कूलाम, और तो पिंड में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित है? कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित है? n बराबर पूछा है क्वेश्चन मार्क। जल्दी से लगा डालो, इसे जल्दी से बता पाओगे कि नहीं? Q इक्वल टू एन ई, हिस्से ही लगाना है। तो Q बराबर n बराबर बताना है, तो n बराबर Q अपान में E। n Q की वैल्यू है 100 कूलाम बटे E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक वैसा ही है, बस यहाँ पर 100 कूलाम नैनो कूलाम है रे, यहाँ क्या कर रहे हो? 100 गुणे नैनो कूलाम है ना, तो नैनो कूलाम का मतलब हुआ 10 की घात में -9, तब कूलाम लिखोगे। ठीक है, क्योंकि 1 कूलाम बराबर होता है 10 की घात 9 कूलाम। तो 1 नैनो कूलाम बराबर, इसी का अपोजिट 1 नैनो कूलाम बराबर, यहां पे NC लिखेंगे। 1 कूलाम बराबर प्यारे बच्चों होता है 10 की घात 9 नैनो कूलाम, या 1 मीटर बराबर होता है 10 की घात 9 नैनोमीटर। एक कुछ भी सेकंड बराबर होता है 10 की घात नैनो सेकंड, 10 की घात 9 नैनो सेकंड। जब भी नैनो की बात आएगी तो 10 की घात 9 के बराबर होगा गुणा में। ठीक है, तो 1 नैनो कूलाम बराबर, 1 यहां बचेगा तो ये 10 की घात 9 फिर माइनस बन जाएगा, -9 कूलाम के बराबर होगा। नैनो कूलाम छोटा मात्रक होता है। तो यहां पर 100 गुणे 10 की घात -9 हल करेंगे, थोड़ा बहुत इसको हल कर लीजिए। 100 बटे 1.6 गुणे ये -9 कट के ऊपर जाएगा, 10 की घात प्लस के 10 बनेगा, दशमलव हटाइए 0 बढ़ाइए। अरे 0 बढ़ाने की जरूरत क्या है, ये दशमलव हटाएंगे तो 1 घात इसमें बढ़ेगी, तो 100 बटे में 16 गुणे 10 की घात 11। इसको अभी आपने हल किया था 6.25 आया था, 10 की घात 11 आएगा। तो ये डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी। कौन सा क्वेश्चन था? 19 था, ये 20 हो गया। जल्दी आप स्पीड से करिए। 21 नंबर विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है, जल्दी से बताइए।
विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर होता है, E बराबर होता है V अपान में L, मतलब विभव प्रवणता के बराबर होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान होगा। जल्दी से बताओ, आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान होगा, मतलब ये कोई समतल चादर है, इसमें आवेश फैला हुआ है, वही क्वेश्चन जो अभी बताया। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो आप लोगों ने याद किया E इज इक्वल टू सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, 20, 21, ये 22 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश की विमा है। कौन कौन जवाब दे रहा है, मैं नाम जरा देख लूं। सरोज दे रहे हैं, गुलसिता जी भी यही बता रही हैं, मनोज जी, मंतोष जी, अरविंद जी, संदेश गुप्ता जी, नेहा जी, प्रियंका जी, ममता जी, इंजाम जी, देवराज, शुभम, कृष्णा, निशा, साहिल भारद्वाज, उपेंद्र। चलो बहुत अच्छा, सभी लोग का बी ऑप्शन ही टिक हो रहा है। आवेश की बीमा होती, जल्दी बताओ इसको, 2020 में पूछा गया है। 2020 में 22 था, ये 23वां नंबर प्रश्न है। जल्दी से बताओ, आवेश की विमा है, 2020 में पूछा गया है। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। इसी से विमा निकाल सकते हैं। I मतलब A एम्पियर और T मतलब समय के लिए कैपिटल T लिखते हैं, ये विमा होती है, तो 80 हो जाएगा। 23 हो गया। 24वां नंबर बताओ जल्दी से, ये 24वां नंबर सवाल है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, अभी मैंने बताया भाई, C इज इक्वल टू होता है, Q इज इक्वल टू होता है CV। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछ रहा है, Q बराबर CV होता है ना धारिता वाले पदों में, C के लिए C लिखे। V का मात्रक एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव होता है, V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान में R होता है। ठीक है, तो Q से Q मर गया, एप्सिलॉन नॉट इधर ले आओ, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर ये 1/4 पाई केवल बचा। C उधर लिखो अपान में R। C का मात्रक फैरड, R का मात्रक मीटर, तो फैरड प्रति मीटर, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फैरड प्रति मीटर लिखो या फैरड मीटर इनवर्स लिखो, तो बी ऑप्शन सही होगा। 24वां नंबर हो गया। 25वां नंबर जल्दी से बताओ, 25वां नंबर क्वेश्चन बताओ, निम्न में से कौन वोल्ट प्रति मीटर की इकाई रखता है। वोल्ट पर मीटर, भैया यही E बराबर V अपान में L, तो V मतलब वोल्ट और L मतलब मीटर। ये सूत्र मैंने बहुत बार बताया है, याद रखिएगा। E बराबर माइनस dV बटे dx, विभव प्रवणता से जब संबंध बताया गया था तब। तो E बराबर V अपान में L, वोल्ट प्रति मीटर इकाई रखता है, विद्युत क्षेत्र रखता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर हो गया। 36वां नंबर प्रश्न बताओ जल्दी से, सॉरी 26वां नंबर, आवेश के EMU तथा ESU का अनुपात क्या होता है। ESU बताओ, कोई इसका फुल फॉर्म जानता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब स्थिर वैद्युत मात्रक, स्थिर वैद्युत मात्रक, जिसे स्टेट कूलाम भी बोलते हैं, स्थैत मात्रक भी बोलते हैं, स्थैत कूलाम वाला मात्रक भी बोलते हैं, स्थैत मात्रक बोलते हैं, याद रखिएगा। या वही तो एक कूलाम बराबर, याद रखिए, 3 × 10 की घात में 9 कूलाम, 9 ESU होता है। मतलब स्थिर वैद्युत मात्रक 3 × 10 की घात 9 ESU होता है। अब बात यह आती है, 3 × 10 की घात 9 ESU होता है, यहां अगर 1 ESU निकालना हो तो क्या होगा, तो ये 3 × 10 की घात 9 इसके बटे में आ जाएंगे, मतलब 1/3 × 10 की घात में बटे में 9 होगा, तो ऊपर जाएगा -9 बनेगा। ये इतने कूलाम होंगे, 1 ESU में इतने कूलाम। अच्छा, 1 कूलाम में कितने EMU होते हैं, क्या कह लो, 1 EMU में कितने कूलाम। अच्छा, EMU का भी बताया नहीं ना, EMU को फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, मतलब विद्युत चुंबक मात्रक। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक मात्रक। देखो यही नॉलेज है, अगर आप नॉलेज को गेन करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत तो बातें समझनी पड़ेंगी। नहीं, EMU का फुल फॉर्म ही नहीं पता होता है ना। 1 EMU बराबर क्या हो जाएगा, 10 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करके वैल्यू निकाल लीजिए, 3 × 10 की घात में ये -9 है। क्या बोला है, EMU तथा ESU का अनुपात। मतलब प्यारे साथियों, ये कह रहे हैं कि 1 EMU बटे में 1 ESU बराबर क्या होगा, EMU की वैल्यू 10 बटे में
बटे में ये एक ESU की वैल्यू 1/3 गुणे 10 की घात में -9। ये जब ऊपर पलट के जाएगा तो 3 गुणे 10 की घात में, भाई ये 3 पलट के सबसे ऊपर पहुंच गया, 10 की घात -9 पलट के ऊपर पहुंच गया, 10 की घात +9 और ऑलरेडी ये 10 है तो क्या बन जाएगा, 10 की घात 10 बन जाएगा, 3 गुणे 10 की घात 10 बन जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। हल करके समझिए तो ये दोनों ही क्वालिटी, ये दोनों ही वैल्यू को याद रखिएगा। विद्युत चुंबक मात्रक किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU, और ESU क्या होता है ये भी याद रखिएगा। दोनों का इंटरचेंज मैंने सिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट 26 था, ये 27वां हो जाएगा, ठीक है। 27वां नंबर प्रश्न, इसको जल्दी से बताओ। कोई गोलीय सतह के अंदर +Q कूलम बंद है तो निर्गत कुल वैद्युत आवेश, आवेश नहीं होगा, फ्लक्स होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फ्लक्स होगा, ठीक है, कुल फ्लक्स होगा। कह रहे हैं कोई गोलीय सतह के अंदर +Q आवेश बंद है तो सतह से निर्गित कुल फ्लक्स कितना होगा, तो phi = Q/μ0 गॉस के नियम से। 27 हो गया। 28वां नंबर बताइए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E दूरी r पर निर्भर करता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, कौन बच्चा पार्टी बता सकता है? E = 1/4πε0 Q/r² होता है, तो E प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, तो E = प्रोपोर्शनल 1/r²। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 28 हो गया। 29वां नंबर जल्दी से बता दीजिए। 29वां नंबर प्रश्न जल्दी से बताइए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र E दूरी पर निर्भर करता है। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण दोनों वाली E, अगर एक्सिस की बात की जाएगी विद्युत द्विध्रुव के कारण तो K 2p/r³ K, अच्छा K के साथ याद रखिए ना तो जल्दी याद रहता है। K 2p/r³ या कह लो वही 1/4πε0 2p/r³। अगर E इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब लंब द्विभाजक की स्थिति में, अर्थात निरक्षीय स्थिति में, कैसे भी वर्ड यूज किया जा सकता है, E इक्वेटोरियल पोजीशन में, ठीक है, आगे लिख सकते हैं बराबर, तो Kp/r³ होता है, ठीक है। तो अब 1/4πε इतना पता है। दोनों ही स्थितियों में r³ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r³ के, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 29 हो गया। 30 नंबर ऑप्शन बताइए कि अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र E दूरी पर निर्भर करता है। E दूरी r पर निर्भर करता है। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक, ये अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का बेलनाकार चालक है, इसमें आवेश फैला हुआ है, तो इससे r दूरी पर प्यारे बच्चों जो विद्युत क्षेत्र होता है ना बिंदु P पर, वो आता है E = 1/2πε0 λ/r, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा। 30 हो गया। 31वां नंबर प्रश्न बाबूजी बता दीजिए। 31वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है, किस पर विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है? बंद सतह के अंदर, बताओ। phi = Q/μ0 बताओ। बंद सतह के अंदर कुल आवेश पर, अच्छा। सतह, बंद सतह के रूप पर, अच्छा। बंद सतह के आकार पर, ऊपर का सभी, बताओ। 31 नंबर प्रश्न में बता दीजिए किस पर निर्भर करता है, सूत्र पर। अब आकार चाहे टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी रहे, चाहे गोला हो, चाहे घन हो, वर्ग हो, घन हो, घनाभ हो, कैसी भी स्थिति 3D आकार की है, चारों तरफ से बंद है, उससे जो निकलने वाला कुल आवेश होगा वो जो कुल फ्लक्स होगा वो आवेश पर निर्भर करेगा। तो बंद सतह के भीतर कुल आवेश पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 31 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अभी बताया, ये तो अभी बताया। 32वां नंबर प्रश्न, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। इसको भाई क्वांटम ESU मात्रक हो रहा है, भाग दे करके इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा, 4.78 × 10⁻⁻10। ए ऑप्शन इसका सही होगा, क्वांटम ESU मात्रक में होता है। नेक्स्ट, 1 कूलाम किसके बराबर है? अभी इसको बताया 1 कूलाम किसके बराबर है? 3 × 10⁹ ESU के। ये कौन सा था? 32 था। ये 33वां नंबर प्रश्न होगा। 1 कूलाम आवेशा नहीं, आवेश बराबर है, तो 3 × 10⁹ ESU के। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बताइए, 1 कूलाम बल है, कैसा बल है? 1 कूलाम बल है, विद्युत बल है, केंद्रीय बल है, अर्थात ये ए तथा बी दोनों है। ये 34वां नंबर प्रश्न हो गया। ये तो याद है एकदम अच्छे से। नेक्स्ट,
34 हो गए। 35वां नंबर प्रश्न बताइए। विशिष्ट इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, ये विशिष्ट आवेश को पूछ रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक चार्ज के बारे में पूछा जा रहा है। तो ई बराबर, सॉरी इलेक्ट्रॉन का ना, तो हाँ ई बराबर होता है क्यू ई बटे में, क्या कह लो, ई क्यू बटे में ई एम। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात में माइनस का 19 बटे में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.13 गुणे 10 की घात में माइनस का 31 किलोग्राम। ये द्रव्यमान होता है। भाग दे करके इसको निकालिए, वैल्यू कितना आता है लगभग में, लगभग में इसका वैल्यू कितना आता है, ठीक है, कितना वैल्यू आता है, तो 1.8 गुणे 10 की घात में 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। थोड़ा बहुत याद रखना तो आराम से याद भी रहेगा, थोड़ा सा माइंड में प्रेशर देना पड़ेगा, फिर इसको हल करने की जरूरत नहीं, आप खुद वैल्यू निकाल लोगे जल्दी से। 35 के बाद 36, ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन हल कर सकते हैं, हिंट पूरी दिए दे रहे हैं। 35 हो गया। 36 स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, संरक्षी होता है, संरक्षी बल है विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल। नेक्स्ट ये 37 हो गया, जल्दी से इसको बता दीजिए। 37वां नंबर प्रश्न, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, नो। प्रोटॉन का स्थानांतरण, ये भी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यस यस सर यही है, ना मामा दूर के। नेक्स्ट 37 हो गया। 38वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 38वां नंबर, एक स्टेट कूलाम बराबर कितना होता है, अभी बताया, अभी बताया कितने कूलाम पूछ रहा है, कितने कूलाम, ये गलती नहीं करना। एक स्टेट कूलाम बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में स्टेट, तो स्टेट लिख लीजिए, स्टेट कूलाम, कूलाम बराबर, अगर कूलाम में पूछ रहा है तो भाग दे करके मतलब कितना बनना था, 1/3 गुणे 10 की घात में -9 कूलाम। ये 1/3 गुणे 10 की घात -9, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट 38 थे, ये 39वां नंबर प्रश्न है कि यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए, अच्छा दूरी बढ़ाने में लोगों को बड़ा मजा आता है, अगर दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान होगा F बराबर होता है K Q1 Q2 अपान में R²। हम जानते हैं कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, है कि नहीं। इसका मतलब है अगर R बढ़ेगा, दूरी बढ़ा दे, दूरी R बढ़ा दे, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो वैद्युत बल है वो क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब है कि बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट कौन सा 39 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। अच्छा, किसी दूरी पर अवस्थित आवेशित कण के बीच बल F है, यदि उनके बीच की दूरी अधिक कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। जल्दी से बताओ, इसका जल्दी से जवाब दीजिए कि किसी दूरी पर स्थित अवस्थित आवेशित कण के बीच, अब ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, यहां पर लोगों के बीच की दूरी क्या कर दी जा रही, कम कर दी जा रही है। अच्छा, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। अच्छा, दो आवेशित कण हैं जिनके बीच ये P1 Q2 है, इनके बीच दूरी R है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। अच्छा, अगर इस स्थिति में बल का मान निकालेंगे तो F इक्वल टू रहेगा K Q1 Q2 अपान में R²। ठीक है, ये F1 की स्थिति है। ठीक है, F2 पोजीशन में ये कहा जा रहा है कि यदि इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो K Q1 Q2, इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाएगी तो R/2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा K Q1 Q2 अपान में R/2 का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों का बनेगा R² बटे 2 का होल स्क्वायर 4 बना, ये 4 पलट के ऊपर पहुंच जाएगा तो F2 इक्वल टू बनेगा 4 पलट के ऊपर पहुंचा 4 K Q1 Q2 अपान में R²। सर ये कौन सा ट्यून निकालते हैं बीच में, F2 इक्वल टू 4, इतनी वैल्यू क्या है, यही है F1, 4F1 अर्थात कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ए ऑप्शन वा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट कौन सा था, 40 था, 41वां नंबर प्रश्न आ गया। हाँ, ये तो क्वेश्चन सर आपने पहले भी कई बार सभी बताए हैं और पूरे के पूरे, लगभग नहीं पूरे के पूरे ही क्वेश्चन आपके जब भी अभी मंथली एग्जाम हुए हैं तो उसमें पूछे गए हैं। हम लोग 40 नंबर हल कर चुके हैं मात्र 48 मिनट में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है,
समझा भी रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं, और बीच बीच में नाम भी पढ़ रहे हैं आप लोग का, है ना, सभी छापू सुल्तानों का, प्रियंका, राजी, नितेशा, शालू, कमरान, क्यूट, काजल, केशरी, नवनीत बाबू, पिंकी, खुशी, छोटू, डिम्पल, मानसी यादव, सोनम भारती, सोनम, मंजीत रॉय, हाँ, आनंद सर का लाडला, ये कौन है, अनुनय, छोटू कुमार। चलो चलो इसे हल करो। इसे हल करना है कि दिए गए चित्र में यदि Q पर, आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य है, किसी, ये कैपिटल Q जो देख रहे हैं ना, दोनों कह रहे हैं इन पर कुल प्रभावी बल क्या है, शून्य है, तो कैपिटल Q अपान में स्मॉल q का मान कितना होगा। इसको मैंने कई बार हल किया है, कई बार हल किया है, बताइए, कई बार हल करके बताया है। कैसे हल करोगे, देखो ये देखो, बहुत साधारण सा बताते हैं, लेकिन इतना साधारण भी नहीं है, लेकिन समझ में आएगा। बस आप लोग एकदम ध्यान से सीखिए। इस प्रश्न के लिए सब कुछ भूल जाइए, आसपास खाने की महक आ रही है तो छोड़ दीजिए उसे, है ना, छोड़ दीजिए उसे। देखो ई कैपिटल Q है, यहां भी कैपिटल Q है, ठीक है, यहां भी कैपिटल Q है, ई स्मॉल q है, स्मॉल q। अच्छा, यहां पर सही से फिगर नहीं बना है, माइनस वा का होता है, माइनस, माइनस मान, प्लस भी मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा अच्छा बाबूजी एक बात बताओ, किसी भी, चाहे इस आवेश पर चाहे इस आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल बताना है, और कह रहे हैं Q पर कुल प्रभावी बल शून्य है, प्रभावी बल पूरा शून्य है, किसी भी आवेश, चाहे ये आवेश हो चाहे ये आवेश हो, इन दोनों पर कुल प्रभावी बल कितना है, शून्य है, मतलब एफ नेट 0 है। तो कह रहे हैं कैपिटल Q अपान में स्मॉल q का मान बताओ। अजीब बात है, कैसे प्रश्न घुमा के पूछा है। चलो इस पर नेट बल निकालते हैं, है ना, नेट बल। देखो प्यारे बच्चों, ये भी पॉजिटिव, ये भी मान लो पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को ढकेलेंगे दूर, भाई तुम मुझसे दूर चल, मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता, अर्थात ये दोनों बल एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भेजेंगे। ये मैं F कैपिटल Q वाला फोर्स मान लेता हूं, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, तो स्मॉल में K, Q1 Q2, तो Q1 Q2 कैपिटल Q दोनों भैया आवेश क्या है, कैपिटल का Q ही है ना, यस और नो, बटे में R स्क्वायर, बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, हम ये वर्ग जो है ना, सभी की दूरी बराबर R R R R। अच्छा, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, कोई बता सकता है, नहीं बता सकते ना, ये कर्ण है कि नहीं, ये 90 डिग्री की भुजा है कि नहीं, ये आधार है, ये लंब है कि नहीं, यस सर, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब और आधार दोनों R प्लस R है, मतलब R ही है, तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, स्क्वायर हटाइए, अंडर रूट लगाइए, अंडर रूट लगाए तो ये क्या बना, R स्क्वायर 2R स्क्वायर बना, R स्क्वायर से अंडर रूट गायब कर देगा, अपने आप को बचा लेगा, वो आएगा बाहर, बचा रह जाएगा अकेला अंडर रूट 2। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, काहे लिए साफ कर रहे हैं गुरुजी, पढ़ा रहने दीजिए ना, इसको केवल हटा दो, यहां पे क्या होगा, अंडर रूट 2R, तो इसकी वैल्यू यहां पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2R, इसका का होल स्क्वायर, चिमट पाक डमडम, इसका क्या अंडर रूट 2R का होल स्क्वायर हो गया। क्या ये चार्ज नहीं इस पर फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे गुरुजी, इस पर फोर्स ये दोनों चार्ज भी लगाएंगे, ये माइनस का तो इसको खींचेगा ये इधर, ये भी माइनस का तो इसको खींचेगा इधर, ये दोनों एक दूसरे को खींचेगा, कह रहे ना नेट फोर्स 0 है, ये खींचा इधर वो खींचा उधर, दोनों खींचिम खांचा लगाए हुए हैं, तुम इधर खींचो जोर लगा के हैयासू, खींच रहे हैं दोनों एक दूसरे को, है ना। अच्छा, इनका नेट फोर्स इधर जाएगा F स्मॉल q, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, दोनों एक दूसरे, अरे भैया एक बॉक्स पड़ा हुआ है, एक तरफ गोलुआ खींचा एक तरफ छोटकी खींची, बोलो, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोग अपने आप में सीखो, दो दोस्त हो, एक बॉक्स पड़ा हुआ है, एक इधर खींच रहा है, एक बॉक्स को एक लोग इधर खींच रहे हैं, जब दोनों लोग रस्सी से इधर खींच रहे हैं तो बीच वो बॉक्स किधर जाएगा, बीच में चलेगा,
बॉक्स किधर चलेगा, बीच में चलेगा। कह रहे हैं सर इसको रट लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रट के ना पास कर लोगे, ठीक है। नहीं सही बात है, कभी कभी कहते तो जरूर है कि रटंति विद्या अवंति नहीं, ठसंति भोजन पचंति नहीं, और ये गुरु जी आप ही का दोहा है, ठीक है। यूट्यूब पर तो कहीं नहीं है ये, चाहे कोई भी क्लासेस खोल डालो, ठीक है। कोई भी कंपटीशन की कह लो एंट्रेंस एग्जाम वाली, IAS IPS वाली, वहां ये कहावत नहीं है, ये कहावत हमने बोली है, रटंति विद्या अवंति नाही, ठसंति भोजन पचंति नाही। हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं ऐसा बात नहीं है, रटने की विद्या खराब होती है, लेकिन कभी कभी काम कर जाती है। अच्छा बताओ, ये फोर्स अगर इस पर लगाएगा तो एफ, ये स्मॉल क्यू नेट लिख दे रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत, नेट। तो यहाँ एफ क्यू, अगर केवल एफ क्यू की वैल्यू लगाए तो ये कितना होगा, ये इधर खींचे चाहे ये इधर, दोनों के लिए समान है। तो स्मॉल के कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू बटे में आर ही तो है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे में आर स्क्वायर, ठीक है ना। चलो अच्छा, ये एफ क्यू की वैल्यू है। एफ क्यू दो तरह से हैं, देखो अब इसको मैं यहां पर समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, मेरी कोशिश। ओ हो ना 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 गड़बड़ हो गया था। हाँ ये एक फोर्स मिला, एक फोर्स की वैल्यू ये मिली, ये दोनों आपके लिए जरूरी हैं, लेकिन अभी इसका नेट वैल्यू नहीं मिला है। नेट वैल्यू ये मिलेगा प्यारे बच्चों कि एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एफ क्यू इधर, एफ क्यू इधर, इन दोनों का क्यू नेट इधर होगा, एफ स्मॉल क्यू नेट ये इधर होगा। इसकी वैल्यू कैसे निकाले, वही वेक्टर, इसका इसका दोनों का सदिश योग का नियम लगाओगे तो ठीक ऐसे ही वैल्यू निकलेगी, √2r। जैसे एक आर इधर, एक आर इधर था, बोलो ये दोनों आर थे, इन दोनों की वैल्यू क्या है, √2r। ठीक वैसे ही एक वेक्टर एफ इधर, एक वेक्टर एफ इधर, तो इसकी वैल्यू जो होगी ना वो एफ क्यू नेट की अगर मैं बात करूंगा तो वो वैल्यू किसके बराबर आएगी, √2 गुणे में रहेगा, √2 गुणे में, और स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इनटू का आर स्क्वायर, इनटू का आर स्क्वायर, ये वैल्यू रहेगी ये। और ये दोनों फोर्स, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, यही दोनों बल तो बराबर है, तभी तो इस पर एफ नेट जो है वो जीरो है, एफ नेट जो जीरो है वो जीरो है, एफ नेट जो है वो जीरो है, मतलब कुल बल शून्य है। अर्थात इस तरफ वाला इन दोनों आवेशों के द्वारा जो लगने वाला बल परिणामी है वो इधर की ओर, और इस कैपिटल क्यू के द्वारा जो लग रहा है प्रतिकर्षण बल वो इधर की ओर, और इन दोनों बलों का मान, इन दोनों बलों का मान बराबर है, अर्थात इसका और इसका मान बराबर है। तो चलो हल कर लेते हैं, क्या एफ क्यू नेट इज इक्वल टू एफ क्यू, इसकी वैल्यू कितनी आई, √2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान में आर स्क्वायर, बराबर ये कितना था, तो स्मॉल के भी लिखोगे, स्मॉल के कैपिटल क्यू अपान में आर स्क्वायर, बराबर ये था स्मॉल के कितना था, कैपिटल क्यू √2 आर का होल स्क्वायर, कैपिटल क्यू बटे में √2 आर का होल स्क्वायर। इसको चलो हल करते हैं, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू मरा, स्मॉल के से स्मॉल के मरा, कितना बन रहा है, √2 क्यू अपान में आर स्क्वायर बराबर कैपिटल क्यू अपान में √2 का होल स्क्वायर, 2 बचेगा और ये आर स्क्वायर रहेगा। फिर देखो क्या क्या कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, क्योंकि दोनों भाग में है। अच्छा देखो ये 2 इधर ले आओ तो √2, और ये 2 इधर लाओगे तो ये भी, 2 को मैं आगे लिख रहा हूं, इस 2 को यहां लिख, और ये स्मॉल क्यू को इधर लिख दिए तो कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू, यही तो निकालना था, कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू, तो 2 √2, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलो नेक्स्ट, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, ये वाला जो बच्चे कह रहे हैं कि इसको बता दीजिए, मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपको, मैं बता ही दे रहा हूं, नहीं मान रहे हो ना तो मान लो, बड़े जिद्दी आदमी हो, सही में बहुत जिद्दी आदमी हो। एफ क्यू नेट ये पूछ रहे हो ना, तो देखो एफ क्यू नेट की वैल्यू
दोनों फोर्स समांतर चतुर्भुज वाला नियम सदिश योग का लगाओगे क्या, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब एफ क्यू स्क्वायर प्लस एफ क्यू स्क्वायर। भाई दोनों मान बराबर ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र याद रखना लेकिन सदिश योग का नियम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब एफ क्यू दोनों ही है, तो 2ab कॉस थीटा। तो इन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण, एफ की और एफ की के बीच 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, अर्थात ये टर्म टोटल 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट ये बनेगा 2 और एफ क्यू स्क्वायर। भाई दो बार है ना एफ क्यू स्क्वायर, तो 2 एफ क्यू स्क्वायर हो गया। तो ये क्या एफ क्यू स्क्वायर तो बाहर निकल आएगा जेल से, है ना, एफ क्यू बचा और बचेगा कौन ब्रेकर जेल के अंदर, अंडर रूट 2। तो वही तो लिखा है मैंने यहाँ पर बताया तो कि अंडर रूट 2 एफ क्यू की वैल्यू तो यही है ना टोटल, यहाँ स्मॉल के नहीं है तो के लिख देना, के क्यू पान में, ठीक है। चलो 41 नंबर था ना, ई 42 नंबर हो गया। अब भाई स्पीड पकड़ो, इस क्वेश्चन को समझाते समझाते 10 मिनट निकल गया, है ना, 10 मिनट निकल गया। कोई बहुत अच्छा लिख रहा है, जो जहाजों को क्या डुबाते हैं उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टक्कर दे उसे इंसान कहते हैं। कौन सी आपदा है जो हरा सकता है, नहीं चाहे तो क्या कर सकता है। वाह 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 वाह, गजब। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है भैया, आवेशित किया जा रहा है, तो मतलब आवेश उससे बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। अब मतलब आवेश उसको दिया जा रहा है और निकाला भी जा सकता है। भैया कोई भी वस्तु है, इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, इसका द्रव्यमान घटेगा। अब कोई वस्तु है, इस पे क्या आगे माइनस चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन आए, द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, अर्थात घट या बढ़ दोनों सकते, कहां पर है, बढ़ या घट दोनों सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 था, 43 नंबर क्वेश्चन बताओ, विद्युत क्षेत्र की विमा बताओ, E बराबर F अपान में Q, F की विमा mL_t-2 और Q आवेश की विमा AT ऊपर पहुंच जाएगा तो mL_t, ये 1 है ऊपर जाएगा -1 तो -3 बना लेगा, A1 है ऊपर जाएगा -1 A-1, एक ही जगह पर I भी कहीं कहीं हो सकता है, mL_t-3 A-1, ओहो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 43 हो गया। 44 नंबर जल्दी से बताओ, 44 नंबर जवाब दो, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच बल किस नियम से ज्ञात किया जाता है, कूलाम के नियम से। भैया बच्चे को पता है। 45 नंबर क्वेश्चन बताओ, क्या पी आघूर्ण का विद्युत द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब वेक्टर पी तथा एक समान विद्युत क्षेत्र ई के बीच कोण होगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा, तब टाउ बराबर क्या आएगा, पीई आएगा, क्योंकि साइन 90 बराबर कितना होता है 1 होता है, तब अधिकतम होगा। टाउ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो बी थीटा बराबर 90 पर। 45 नंबर हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन बताओ, विद्युत द्विध्रुव कुल आवेश है, विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश होता है तो शून्य होता है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश, दो समान परिमाण के आवेश लेकिन प्रकृति के बराबर होते हैं, तो क्यू नेट बराबर कितना, जो प्लस क्यू माइनस क्यू जुड़ेगा तो कितना आएगा 0, शून्य आवेश। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न बताओ, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय क्षेत्र अभी मैंने बताया mL_t-3 A-1, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 47 था, 48 बताओ। 48, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स ए होगा, ए लिखा है अनंत और वहां ए ऑप्शन अनंत पीला हो गया, बी ऑप्शन शून्य और क्यू। देखो किसी भी बंद पृष्ठ में अगर कितने भी क्यों ना वैद्युत द्विध्रुव रखे हो, प्लस क्यू माइनस क्यू, एक वैद्युत द्विध्रुव किसी पृष्ठ से घिरा हुआ है और अगर बंद पृष्ठ से घिरा होगा तो कुल फ्लक्स जो निकलेगा, अर्थात विद्युत बल रेखाएं जो कुल निकलेंगी, तो उसके लिए फाई इक्वल टू क्यू नेट अपान में क्या एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू नेट तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं और विद्युत द्विध्रुव अगर कितने भी रखे हों सभी का आवेश कितना 0 बटे एप्सिलॉन नॉट, अर्थात फाई बराबर भी क्या 0, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 47 48 था। 49 नंबर बताओ, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या
साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? जब आवेशित किया जाएगा तो उस पे त्रिज्या क्या होगी? बढ़ती है, अर्थात ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 49 हो गया। 50 विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है, वेबर ने टिक कर देना। हाँ, फाई इक्वल टू ई ए, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू ए मतलब मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ये कितना था? 50 था। 51 नंबर बताओ। एक पदार्थ से असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित विद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सभी को पता है। 52 नंबर प्रश्न बताओ, क्या आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान में ए, पृष्ठ घनत्व, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये कौन सा था? 52 था। 53 नंबर जवाब दो। रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है तो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान में एल होता है, बराबर होता है, ये पूछ रहे, मात्रक नहीं, क्यू अपान में एल, बी ऑप्शन। देखो यहाँ बी इधर लिखा हुआ है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं भाई, समझ सकते हो, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये कौन सा? 53 था। 54 बताओ। अरे सरल प्रश्न है। अब पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व फिर वही आ गया, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान में ए के बराबर, आवेश, यही ए ऑप्शन। नेक्स्ट 54 या 55, आयतन आवेश घनत्व बराबर होता है, रो की बात पूछ रहे हैं, किसकी? रो बराबर होता है क्यू अपान में वी, क्यू अपान में वी, ये आयतन, सी ऑप्शन प्रश्न। 55 के बाद 56, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है तो शून्य होता है। कोई भी गोलीय चालक है तो उसके सतह पर हमेशा आवेश फैल जाता है, इसलिए गोलीय चालक के भीतर विभव जो होगा वो नियत रहता है, याद रखेंगे, सतह के बराबर होता है, लेकिन ई 0 होता है। नेक्स्ट 56 हो गया। 57 नंबर, एक आवेशित चालक का आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा, आवेशित चालक का आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा। अब देखो, अगर आवेशित चालक कह रहा है मतलब इसकी दो पट्टियां जो होंगी वो समीप हो सकती हैं, ठीक है, दोनों पट्टियां इसकी क्या हो सकती हैं? समीप हो सकती हैं। ठीक भाई, ठीक, सही ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन टिक कर रहे हैं। कुछ बच्चे इसमें ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं। देखो अब ये कह रहे हैं आवेशित चालक, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, मतलब इसमें जितना भी आवेश फैला है इसका क्षेत्र आवेश कितना है? क्षेत्र आवेश सिग्मा है, और इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? तो विद्युत क्षेत्र का मान ई बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं, तो दोनों प्लेटों के कारण, इसमें दो प्लेटों हैं तो दोनों के कारण अनंत आवेशित समतल चादर के निकट वाला 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा पान में एप्सिलॉन नॉट आएगा, सिग्मा पान में एप्सिलॉन नॉट, ए ऑप्शन। दोनों पृष्ठों में चादर माना जाएगा पतली पतली, और दोनों के कारण किसी बिंदु पर निकाला जाएगा। हो गया। कौन सा था? 57 नंबर था। 58 नंबर बताइए, आर त्रिज्या के गोली आवेश क्यू, उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो याद रखिए 0, गोलीय चालक बोला जा रहा है, ठीक है, अभी मैंने बताया इसके भीतर ई बराबर 0। नेक्स्ट 58 था ना। 59 नंबर, किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा? ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा? कितना होगा भैया? विद्युत द्विध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा गया, उस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होगा। विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों आवेशों से मिलकर बना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की बात होगी तो 0 होगा, प्लस क्यू, ठीक है। नेक्स्ट ये कौन सा था? 59 नंबर था। 60 नंबर जल्दी से बताओ, वैद्युत द्विध्रुव ई विद्युत तीव्रता विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा, टाउ बराबर होता है प्यारे बच्चों P क्रॉस E, ठीक है, तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पारगम्यता का एसआई मात्रक क्या लिखा जा सकता है? इसको बताओ जल्दी से। पारगम्यता का मात्रक इसका क्या लिखा जा सकता है? पारगम्यता का मतलब क्या पूछ रहे हैं? एप्सिलॉन नॉट पूछ रहे हैं, ठीक है, या कह लो हाँ, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या निकलेगा?
तो वही फैरड प्रति मीटर, और फैरड मीटर इनवर्स से लिखा जा सकता है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंने बताया, अभी इसके पहले ही बताया, ये कौन सा ऑप्शन है, 61 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट 62 नंबर, किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर बराबर होती है। एप्सिलॉन आर को ही कैपिटल के बोलते हैं। एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 था, ये 63 हो जाएगा। डी बाई किसका मात्रक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, सभी लोग याद रखिएगा। 63 हो गया। 64 वोल्ट मीटर इनवर्स इसका मात्रक है। वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है, ई बराबर वी अपान में एल, अभी बताया गया। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वेक्टर ई का, ए ऑप्शन सही। 64 हो गया। 65 बताओ कि यदि गोली चालक को आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब ये कितनी बार तो बताया जा चुका है, कितनी बार तो ये बताया जा चुका है, ठीक है। शून्य, बी ऑप्शन। 65 हो गया। 66 एप्सिलॉन आर का मान कितना होगा हवा में, एप्सिलॉन आर का मान एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, हवा के लिए भी, और एप्सिलॉन तब भी माध्यम के लिए भी उतना ही वैल्यू होगा, और इसके लिए भी कितना 8.85 करके हल करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। हवा में जो इसका मान होगा वो क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट चलो, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है F = QE होता है, ए ऑप्शन होगा। आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है, कौन सा नंबर था, 66। ये 67वां नंबर प्रश्न हो गया, जल्दी से करेंगे। 68वां नंबर प्रश्न, पृष्ठ आवेश घनत्व किसके बराबर होता है, सिग्मा = अरे बाबू ये क्यों बार बार प्रश्न रिपीट हो गया, Q अपान में कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। 68 हो गया। 69 वोल्ट मीटर किसको मापता है, विभवांतर को मापता है, ठीक है। 69 नंबर हो गया। 70 नंबर, निम्नलिखित में कौन संबंध सही, ई अब = F अपान में Q सही है। हो गए 70 नंबर ऑब्जेक्टिव। कैसी लगी क्लास, जोरदार मोटिवेशन लिख के मुझे भी प्रेरित करिएगा, ताकि मैं अगली क्लास लेकर के आऊं बिल्कुल शानदार तरीके से। और परीक्षा की तैयारी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि टॉपर बनेंगे तो यहीं से। तो प्यारे विद्यार्थियों, विदा लेता हूं। आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, लाइक जरूर कर दीजिएगा जाते जाते। क्लास अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी का फर्स्ट क्लास का रिवीजन अच्छे से हो जाए। मिलते हैं कल की क्लास में शानदार तरीके से। खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को खुश रखने का पूरा प्रयास करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू बस सपने बड़े देखना और उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा।